तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ महत्वपूर्ण 5 प्रश्न जो वर्ष 2019 में स्वास्थ्य शिक्षा में पूछा गया था। उसी क्रम में हम एक और महत्वपूर्ण 4-5 प्रश्न ले लेते हैं सेक्शन ए से। 5 प्रश्न जो पर रह गए थे और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन? प्रदूषण के प्रभाव क्या है? क्योंकि 2 नंबर में पूछा जा रहा है तो हम सारांश में ही लिखेंगे। जब विस्तार पूर्वक पूछा जाए तो विस्तार में लिखेंगे। तो सॉरी, यहाँ पे लगता है मैं इसको हिंदी में लिखना भूल गया हूँ, सो मैं आपको समझाता हूँ। चलिए देखिए, पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज ए इंट्रोडक्शन ऑफ एंड कंटामिनेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल into our environment which has adverse effect on all the living things। प्रदूषण क्या है? प्रदूषण अगर हम समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हमारे आसपास के वातावरण में हानिकारक तत्व, जानलेवा तत्व, ऐसे तत्व जो कि हमारे स्वास्थ्य को जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं, हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे कोई भी तत्व, चाहे वो धुआं हो, औद्योगिक कचरा हो, या आसपास में जो हम लोग गंदगी करते हैं, या उर्वरक की इस्तेमाल से हमारे खेतों की जो उर्वरा शक्ति और मिट्टी में जो हानिकारक तत्व आ जाते, ये सारी गतिविधियां जो है, या तेज गति से जो है आवाज़ उत्पन्न करना, मशीनी गतिविधियों से बहुत तेज आवाज़ उत्पन्न होना, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ये आपके प्रदूषण के अंतर्गत आती है। क्योंकि प्रदूषण के प्रकार भी बहुत हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, आपका ध्वनि प्रदूषण है, आपका मृदा प्रदूषण है, आपका नाभिकीय प्रदूषण भी है। तो प्रदूषण के प्रकार बहुत सारे हैं। तो ये जो प्रदूषण है आपका, इससे हमारे शरीर पर अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है। पॉल्यूशन से क्या होता है कि हर एक जीवित प्राणी जो सर्वाइवल होती है लिविंग थिंग्स की, वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है। प्रदूषण का ही प्रभाव है कि अभी बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं या फिर विलुप्त हो चुकी हैं। उसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका बहुत ही गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसके कई सारे जीवंत उदाहरण हमारे सामने हैं। उदाहरण के लिए आपने चेरनोबिल का, जो यूक्रेन में है चेरनोबिल का, आपने न्यूक्लियर रेडिएशन लीकेज सुना था। भारत में जो भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सुना होगा, जहाँ पे यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो है आपके कार्बाइड फैक्ट्री में जो लीकेज हो गया। इसके अलावा आपने जो फुकुशिमा, जो जापान में 2011 में, वर्ष 2011 में हुआ था घटना, जहाँ की न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट हो गया, उसके बारे में आपने सुना होगा। आपने सुना होगा कि तेज ध्वनि से लोगों की सुनने की क्षमता चली गई। आपने सुना होगा कि हानिकारक भोजन करके या हानिकारक शराब पीकर लोगों की जान चली गई। आपने ये भी सुना होगा कि स्वास्थ्य सुविधाएं सही से ना मिलने के कारण, आसपास का वातावरण सही ना होने के कारण, जल में आर्सेनिक, क्लोरीन, फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से लोगों की जान जा रही है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है प्रदूषण के कारण ही होती हैं, जो कि मनुष्य के अस्तित्व को, मनुष्य के जीवन को और हमारे स्वास्थ्य को इतना बिगाड़ कर रख देती हैं कि हमारा जीवन जो है बिल्कुल हाशिए पे चला आता है। हमारा जीवन जो है बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आता है। जिस गति से हम लोग प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, चाहे वो औद्योगिक प्रगति के नाम पर हो, गाड़ियों मोटर से निकलने वाले धुएं के नाम पर हो, घर में हम घरेलू गतिविधियों के माध्यम से जो ध्वनि प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो कर रहे हैं, चाहे वो हम ईंधन के जलाने के रूप में कर रहे हो या जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल और अलग अलग तत्व जैसे कि कोयले, लकड़ी, तो इससे भी बहुत सारा हम लोग जो है धुआं पैदा करते हैं, बहुत सारी हानिकारक गैसेस उत्पन्न करते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को, हमारे वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रदूषित कर रही हैं। और ये नकारात्मक रूप से प्रदूषित होने की जो प्रक्रिया है, ये आपका हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या पैदा करती है। इससे आप देख रहे हैं कि जो है ग्लोबल वार्मिंग की खतरे जो है बढ़ गए। ओजोन लेयर में आपने देखा, ओजोन की जो लेयर है उसमें जो है आपका पतलापन आ रहा है, जिसे हम लोग ओजोन छिद्र कहते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन कहते हैं, या फिर ओजोन होल के नाम से जानते हैं। गर्मी के मौसम में
अचानक बरसात हो जाना, क्षेत्रीय जो आपके समुद्र के क्षेत्रीय कोस्टल एरिया है वहाँ पर लगातार बाढ़ का संकट बना हुआ, और जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं वो समुद्र में आपके समाने की स्थिति पर आ गए हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स जो है गर्मी के कारण ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से ग्लेशियर का जो बर्फ़ है वो पिघल रहा है और इससे समुद्र का जल बढ़ता है, जिससे कि समुद्री क्षेत्रों में रहने वाले आबादी को खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके अलावा बहुत सारे पानी संबंधित वायु प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण पानी संबंधित बहुत सारी बीमारियां, जल संबंधित बीमारियां होती है। कई जगह पानी की उपलब्धता नहीं है, तो कई जगह आप देखेंगे वाटर पॉल्यूशन के कारण बहुत सारे जो है ऐसी हानिकारक जो है पौधे उत्पन्न हो गए पानी में, जिन्होंने कि ऑक्सीजन के लेवल का पानी या नदी नालों में कम कर दिया, जिससे कि उसमें रहने वाले जीव जैसे कि मछलियाँ, कीट पतंगे, उनको जीवन को भी नुकसान पहुँचाने का काम किया है। सॉइल की क्वालिटी, बहुत ज़्यादा उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे तो सॉइल की क्वालिटी खराब हुई, जिससे कि अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से हमारा भोजन भी दूषित हुआ है और हमें भी बहुत सारी हानिकारक बीमारियां होती हैं। स्किन कैंसर, सुनने की क्षमता में कमी आना या बहरापन होना, पूरी रूप से ही बहरापन होना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, हाई ब्लड प्रेशर, कम उम्र में लोगों का हार्ट अटैक होना, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जो है प्रदूषण का ही परिणाम है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके बाद बात किया जा रहा है मानव पाचन तंत्र के। प्रश्न संख्या 6 है कि मानव पाचन तंत्र के बारे में बताइए। तो क्योंकि प्रश्न हमें यहाँ पे सारांश में बताना है तो हम सारांश में ही इसको चर्चा भी करें। मानव पाचन तंत्र हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों को उनके सरलतम रूप में परिवर्तित करता है। अब भोजन है, कोई भी चीज़ है, वो क्या है, ग्लूकोज से, स्टार्च से मिलकर बना है। तो जो हमारे पाचन की प्रक्रिया है ना, वो उनको एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उस रूप में ला देती है जिससे कि वो बने हुए हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और प्रोटीन के रूप में, या फैटी एसिड जो कि वसा बनाता है। तो ये जो टूटा हुआ भोजन होता है तब छोटी आंत से रक्त प्रवाह में अवशोषित, अब ये एकदम से जब इनका आप बोल सकते हैं एक तरह चक्की, जो हमारे पेट की चक्की है, इसमें इनकी पिसाई होती है और उससे जो पोषक तत्व होते हैं रक्त के द्वारा उनको अवशोषित कर लिया जाता है, और जो बाद में कुछ भी बचता है पोषण के अलावा जो उस खाद्य पदार्थ में रह जाता है वो हमारे जो पाचन तंत्र है उसके माध्यम से हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। पोषक तत्वों को शरीर में प्रत्येक कोशिका तक ले जाने का काम जो है हमारे रक्त प्रवाह करती है, यानी कि रक्त करती है। जब तक कि वे शरीर में अवशोषित और आत्मसात नहीं हो जाते, रक्त जो है उनको अलग अलग हिस्सों में ले जाती रहती है। पाचन की प्रक्रिया में प्रमुख 3 चरण होते हैं, मस्तक चरण, गैस्ट्रिक चरण और आत्म चरण। मस्तक चरण यानी कि हमारे मुख में सबसे पहले जो हम भोजन लेते हैं दांतों के द्वारा उनको चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, फिर मुंह में जो हमारा सैलिवा होता है उससे उनका पाचन होता है। इसके बाद गैस्ट्रिक चरण, हमारे पेट में भोजन पहुंचता है जब हमारी छोटी आंत में, वहाँ पर जो है HCl के जो हमारे पेट में, हमारे स्टमक में पहले से ही होता है, हमारे आंत में होता है, छोटी आंत में जो विद्यमान हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, भोजन में व्याप्त किसी प्रकार के संक्रमण को, किसी प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस को मारने का काम करता है, और जिससे कि भोजन हमें सही रूप से काम आ सके। इसके बाद आंतों में उनका जो है आप समझ सकें उनका और ब्रेक डाउन होता है, उनको छोटे छोटे भाग में और तोड़ा जाता है, जिसके बाद रक्त के माध्यम से उसमें से जो पोषक तत्व होते हैं वो ले लिए जाते हैं और हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक उनको पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न है, डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन एंड स्ट्रेन। मोच और खिंचाव के उपचार का वर्णन कीजिए। देखिए अब इस क्वेश्चन को वर्णन किए तो अब 2 नंबर में वर्णन करना थोड़ा कठिन है, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। मोच युक्त स्नायु का खिंचाव या फाड़ है, यानी मोच क्या होता है कि जो हमारे शरीर में जो हमारे जो अलग अलग हिस्से हैं उसमें जब भी कभी कोई खिंचाव हो जाता है या अचानक से मांसपेशियाँ फट जाती हैं, इसे हम लोग मोच कहते हैं। रेशेदार उत्तक के सख्त बैंड जो आपके जोड़ों में 2 हड्डियों को एक साथ जोड़ते हैं, उनमें जब अब कभी खिंचाव हो जाता है ना, देखिए हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं, जो मांसपेशियां हैं, इनको जोड़ने का काम जो है छोटे छोटे रेशे करते हैं, ठीक है। तो मोच के लिए सबसे आम स्थान हमारे टखने होते, पैर है, कुलाई है, कलाई है, घुटने, अंगूठे, इन सब में आराम से मोच आता है। एक खिंचाव तब होता है जब एक मांसपेशी बहुत अधिक खिंच जाती है। देखिए मांसपेशियों में आमतौर पे मुड़ना खिंचना जो है ये मोच कहलाता है, लेकिन खिंचाव तब होता है जब ये मांसपेशियां ज़्यादा खिंच जाती हैं या फिर टूट जाती हैं, फट जाती हैं, जैसे कि गंभीर एक्सीडेंट के केस में। इस खिंची हुई मांसपेशियां भी कही जाती है। एक तनाव एक दर्दनाक चोट होती है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह में होता है, या किसी दुर्घटना मांसपेशियों के अति
प्रयोग या गलत तरीके से प्रयोग करने से यह हो पाता है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि मूंछ और खिंचाव जो है दो अलग अलग चीज़ें हैं। मूंछ छोटी मोटी आपकी गलतियों से हो सकता है पैर आपका कहीं टेढ़ी मेढ़ी जगह पर पड़ गया और मुड़ गया, तो ये आपका मूंछ है। ये छोटा मोटा जो खिंचाव और तनाव होता है इसे हम लोग मूंछ कहते हैं। लेकिन जब मांसपेशियाँ जो है बहुत ज़्यादा खिंच जाती हैं, जिससे कि मांसपेशियों में टूटने की स्थिति आ जाती है, मांसपेशियों का विखंडन हो जाता है, मांसपेशियां कट कर बिल्कुल हड्डियों से अलग हो जाती हैं, इस तरह की बहुत सारी स्थिति हो जाए जिसे हम लोग बोलते हैं खिंचाव। और खिंचाव गंभीर स्थिति होती है, क्योंकि खिंचाव की स्थिति में हम तब आते हैं जब हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाए या कहीं किसी धारदार चीज़ से या नुकीली चीज़ से हमें चोट लग जाए, तो ये होता है हमारा। तो जब भी ऐसी स्थिति आती है, मोच और खिंचाव के इलाज के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आराम कर सकते हैं। जहाँ पर दर्द है, सूजन है या बेचैनी है, वो सारी गतिविधियाँ हम ना करें। जिस जगह पे चोट लगे उसको हम लोग आराम से वैसे ही रहने दें। बर्फ़ का प्रयोग करें जहाँ चोट लगी है, मोच की स्थिति में, खिंचाव की स्थिति में अगर स्थिति है ऐसी, तो हम लोग बर्फ़ का प्रयोग करें। और चिकित्सक सहायता के लिए जाने से पहले हम लोग प्रभावी क्षेत्र पर बर्फ़ लगा लें। मतलब कि डॉक्टर के पास जाने से पहले हम लोग जो फर्स्ट एड हो सकता है वो कर लें। चोटिल भाग पर दबाव बन के रखें। अगर खून निकल रहा है तो कपड़े से खून का बहाव रोकने का प्रयास करें। सूजन हो रही है तो सूजन को रोकने में मदद करने के लिए सूजन बंद होने तक क्षेत्र को एक लोचदार पट्टी से बांध कर भी रख सकते हैं। बर्फ़ लगा सकते, पट्टी बांध सकते हैं। मोच वाले क्षेत्र को थोड़ी ऊंचाई वाले क्षेत्र पर रख सकते हैं। जैसे कि पैर में मोच आ गया तो थोड़ा पैर को उठाकर रख सकते हैं। यही स्थिति अगर थोड़ी चोट लगी है, गंभीर नहीं है, चोट लग गई है, तो भी हम कर सकते हैं। उस क्षेत्र को, उस पैर के हिस्से को, हाथ के हिस्से को थोड़ा ऊपर उठा के रख सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत डिटेल में हम लोग जाएंगे तो उस क्वेश्चन के आंसर और भी अच्छे से लिख सकते हैं। शारीरिक फिटनेस और कल्याण का महत्व, यानी कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। शारीरिक फिटनेस से हमें क्या लाभ मिलता है? शारीरिक फिटनेस से एक सुखी और संतुलित जीवन जीने में हमें सहायता मिलती है। जैसे कि शारीरिक फिटनेस के महत्व के बारे में समझते हैं। हमें हृदय और फेफड़े से संबंधित जो रोग होते हैं उसको कम करने में भी मदद मिलती है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के जो अलग अलग तरीके हैं उससे हम परिचित होते हैं। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को आराम करने वाले रक्तचाप कम होते हैं। ठीक है, शारीरिक रूप से जो स्वस्थ रहेगा उसे जो है उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है कम होंगी। उसे एंजाइटी कम होगी, उसे तनाव कम होगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से वो व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है। नियमित रूप से व्यायाम करना, नियमित काम को आसानी से करने के लिए भी हमें शारीरिक फिटनेस बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम अपने जीवन में बहुत सारे काम करते हैं जो कि शारीरिक गतिविधियों से संबंधित है। इन सारी गतिविधियों को सही प्रकार से कर पाएँ, हम उनको आराम से कर पाएँ और हमारे शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव भी ना पड़े, इसके लिए हमें शारीरिक रूप से फिट रहना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक फिटनेस से लोगों के जीवन में वर्षों को जोड़ती है। यहाँ पे यह मतलब ये है कि अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो आपका जो जीवन काल है वो लंबा होगा। आप आमतौर पर अगर गलत जीवन शैली जी रहे हैं, स्वस्थ रहने की जो प्रक्रिया होती है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, आप गलत तरीके से जीवन जी रहे हैं, अच्छा भोजन नहीं कर रहे, संतुलित भोजन नहीं कर रहे, जीवन शैली ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो आपकी आयु कम होगी। अगर स्वस्थ रहते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है, हम दीर्घायु होते हैं। मतलब कि बीमारियां कम होंगी, कम स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, तो हम लंबी आयु तक जी सकते हैं। शारीरिक फिटनेस से हमारे जीवन जीने के तरीके में बदलाव आता है। हम स्वस्थ रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, हमारा आत्मविश्वास ऊंचा रहता है, तो हम हर क्षेत्र में अच्छा करते हैं। चलने, दौड़ने, उठने और वजन उठाने जैसी दैनिक गतिविधियों के लिए फिटनेस महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ रहना एक मुद्रा और उपस्थिति में भी सुधार करता है। जैसे कि हमें शारीरिक बैठना, उठने बैठने के हमारे गलत जो तरीके होते हैं उसमें भी सुधार आता है। हम सही तरीके से बैठ सकते, उठ सकते, चलना फिरना सरल हो जाता है। चोट के जोखिम के काम को कम करता है। देखिए, जब चोट लग जाता है ना, स्वस्थ रहेंगे तो आपका शरीर जो है चोट को जल्दी जो है भर सकता है, चोट के प्रभाव से जल्दी उबर सकता है। तो चोट के जोखिम को कम करता है और पीठ के निचले हिस्से में भी दर्द को कम करता है। मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव, मूंछ दर्द, ये जो स्थिति होती है ये कम होती है। वे व्यक्तियों को मानसिक क्षमता में सुधार करने में मदद करती है। साथ ही साथ व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से जो है उसकी उत्पादकता है उसको भी बढ़ाने में मदद करती है। बेहतर स्वास्थ्य जीवन के कारण शारीरिक रूप से व्यक्ति तनाव का मुकाबला सरलता से कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
फ्रैक्चर यानी कि अस्थि भ्रंश और उनके प्राथमिक उपचार के बारे में बताएं। देखिए, फ्रैक्चर यानी कि हड्डी का टूटना, इसमें हम जो प्राथमिक उपचार कर सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। हड्डियों के फ्रैक्चर होने पर चिकित्सक उसे जोड़ने का काम करते हैं ताकि मरीज पुनः अपना कार्य करने में समर्थ हो सके। यह प्रक्रिया करने को बोन हीलिंग कहते हैं। टूटी हुई हड्डी का इलाज करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं। पहला, मेटल प्लेट्स व स्क्रू की प्रक्रिया से टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा, इमोबिलाइजेशन की प्रक्रिया कर दो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ा जाता है, यानी कि बिल्कुल जो हड्डियाँ टूटी हैं उनको हिलाया नहीं जाता है एक लंबे समय तक, और जिससे कि वो आपस में जुड़ जाए। प्लास्टर कास्ट की प्रक्रिया से हड्डियों को तब तक एक साथ जोड़कर रखा जाता है जब तक कि हड्डियाँ जुड़ नहीं जाती। हीलिंग प्रक्रिया में रोगी की हड्डी को जोड़ा जाता है और यह इस तरह से किया जाता है कि लोगों को उनके फ्रैक्चर जहाँ पर हुआ है उसको जोड़कर रखा जा सके। फिजिकल थेरेपी की प्रक्रिया में मरीजों की मांसपेशियों को ताकत देने का प्रयास किया जाता है ताकि चोट कठोर ना हो जाए और वो जल्दी से रिकवरी कर सके। टूटी हुई हड्डियाँ, देखिए, यदि टूटी हुई हड्डी के पास किसी तरह का टिश्यू रहता है तो उसे सर्जरी के माध्यम से निकाल दिया जाता है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि उपयोग में नहीं है, कोई जो है निर्जीव टिश्यू जो कि हानिकारक है, उसे हटा दिया जाता है। हड्डियों का फ्रैक्चर ठीक नहीं हो पा रहा है तो लंबा समय लग रहा है तो चिकित्सक बोन ग्राफ्टिंग प्रक्रिया करते हुए हड्डियों को जोड़ सकते हैं। अगर गंभीर चोट है, नॉर्मल प्रक्रिया से हड्डियां नहीं जुड़ रही हैं, तो फिर बोन ग्राफ्टिंग जो कि एक उच्च शल्य चिकित्सा प्रक्रिया है उसके माध्यम से भी हड्डियों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस तरह के पेड नोट्स के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।